हेलो एवरीवन। तो आज मैं जिस नई थाई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मिस्टर किल, जो बीएल नहीं है बल्कि एक रोमांस है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसमें थोड़ा सा रोमांस डाल दिया गया होता तो ये इस साल की सबसे बेस्ट बीएल होती। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने पहले लीड के को देखते हैं, जो एकदम से अपनी नींद से जागता है, जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा हो। उठते ही वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और दवाइयाँ लेता है। उसके बाद वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसके पास उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ उसे मीटिंग में बुला रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि के अपने बाथरूम में जाता है, अपना मुंह धोता है और बड़े क्रीपी तरीके से आईने में खुद को देखकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के अपने स्टूडियो आ जाता है, जहां पर उसकी ही लिखी गई कहानी का पोस्टर लगा होता है। उसके बाद के मीटिंग रूम में चला जाता है, जहां पर उसके ही बारे में बात हो रही थी। और जैसे ही उसे पब्लिशर देखता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारा हीरो आ गया। तभी के अपने लिए पैसों की डिमांड करता है, जो कि उसकी फीस थी। जवाब में वो पब्लिशर कहता है कि अगर तुम्हें मौका ना दिया जाता तो तुम यहाँ पर नहीं होते, तुम बस ऑटोग्राफ साइन करो और फेमस हो जाओ। तभी वो पब्लिशर सबसे कहता है कि वो सबको अमीर बना देगा। नेक्स्ट सीन में हम बॉस्टन को देखते नहीं, बॉस्टन नहीं, इसका नाम यहाँ पर नोब होता है सॉरी, इसको देखते मेरे मुंह से बॉस्टन ही निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम नोब को देखते हैं, जो किसी मिसिंग पर्सन का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है, जिसके लिए उसके परिवार के लोग कह रहे होते हैं कि क्रेग पॉल आज से पहले कभी गायब नहीं हुए थे और जहां भी जाते थे मुझे बताकर जाते थे, लेकिन इस बार तो 4 दिन हो गए। अभी हम अपनी सीरीज के एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम फाट होता है, जो इस कहानी में लीड कैरेक्टर है। वो कहता है कि आपके घर की एक सर्वेंट तो कह रही थी कि उन्होंने क्रेग पॉल को फ्राइडे को अपने ऑफिस में देखा था। तभी क्रेग पॉल के फैमिली मेंबर बताते हैं कि वो सुबह ही कहीं चले गए थे, जबकि उनकी कार और उनके फ़ोन दोनों यहीं पर है। तभी दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि ज़बरदस्ती घुसने का तो कोई नामो निशान नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि फट क्रेग पॉल के ऑफिस में आता है, जहां पर वो हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से देखता है। यार, ये एक्टर बड़ा सुंदर है। आगे हम देखते हैं कि फट चारों तरफ घूमकर उस कमरे को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र क्रेग पॉल की फ़ोटो पर जाती है। तभी फट कहता है कि यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई नामो निशान नहीं है और जो विक्टिम है वो अधेड़ उम्र का था और उसने अगर कोई विरोध किया होता तो कमरे में खूब अफरा तफरी मची होती। तभी नोब कहता है कि हो सकता है कि विक्टिम को किसी ने किडनैप किया हो। तभी फट कहता है हो सकता है किडनैपर ने शायद बहुत चालाकी से काम किया होगा, जैसे कि विक्टिम के सिर पर बंदूक रखना या उसे जहर देना। तभी फाट की नज़र पड़ती है कि क्रेग पॉल को थाई इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी को फाउंडर का अवार्ड दे रखा था। साथ ही फाट की नज़र वहां पर कुछ दवाइयों पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि क्रेग पॉल जो गायब हुआ है वो हार्ट पेशेंट था। तभी वो कहता है कि जितने भी सबूत मिले हैं उनसे यही मतलब निकाला जा सकता है कि विक्टिम को ज़बरदस्ती गायब किया गया था, जहां किडनैपर को कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नोब उसकी तरफ पलटकर देखता है और कहता है आपकी बातों का मतलब क्या है। तभी फाट कहता है कि क्रेग पॉल को गायब हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया है। इसका मतलब किडनैपर को पैसे नहीं चाहिए, वो बस उससे परेशान करना चाहता है या उसकी जान लेना चाहता है। तभी फाट के पास कोई आकर बोलता है कि क्रेग पॉल मिल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वहीं पर जाता है, जहां पर क्रेग पॉल के होने के बारे में अंदेशा लगा था। वहां जाकर पता चलता है कि क्रेग पॉल को तो किसी ने जान से मार दिया और उसे इस तरह तड़पा तड़पा कर मारा गया था कि हर कोई अपनी आंखें डरकर बंद कर लेता है। उसके चेस्ट पर एक निशान भी बनाया गया था। उसकी मौत देखकर फाट अंदाज़ा लगाता है कि किडनैपर ने उसे किस तरह मारा होगा और किस तरह अपने इस खूंखार काम को अंजाम दिया होगा। लाश देखकर सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपस में बात करते हैं। तभी फाट कहता है कि सारे सबूतों को सुरक्षित रखना, हत्यारे का मकसद सिर्फ उसे मारना नहीं था, बल्कि हमें एक मैसेज देना भी था। ये पहली बॉडी नहीं है जो हमें इस तरह मिली होगी।
पिछले वक्त में जितने भी लोग लापता हुए हैं उन सब मामलों की छानबीन करो और अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे ज़रूर बताना। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि के वापस से अपने ड्रॉम की तरफ आ रहा होता है और वापस आकर वो पहले तो अपनी मछली को खाना खिलाता है, उसके बाद वो एक स्केच बनाने बैठ जाता है। वो धीरे धीरे जैसे स्केच बना रहा होता है उसके साथ ही उसकी आंखों के हाव भाव भी बदल रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो शैतान जो वो पेंटिंग में ड्रॉ कर रहा है वो उसके अंदर ही बसा है। पेंटिंग बनने के बाद बड़े करीबी तरीके से वो अपने बनाए हुए स्केच को देखता है और स्माइल करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक हथौड़ी निकालता है और अपने बैग में डालकर रात के अंधेरे में ही चलकर जाने लगता है, जहाँ पहले वो मार्केट को क्रॉस करता है, जहाँ सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि के अपने ऑफिस की रूफ टॉप पर खड़ा था, जहां पर उसके दोस्त आते हैं। तभी उनमें से एक की नज़र के की चोट पर पड़ जाती है और वो कहता है कि के तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ, ये निशान कैसा। जवाब में के कहता है कि जब मैं बाथरूम में नहा रहा था आज सुबह, तभी मैं वहां पर गिर गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर निशान पड़ गया। के की बात सुनकर उसके दोस्त कहते हैं ये निशान सिर्फ दिखने में छोटा है लेकिन जख्म बड़ा लग रहा है और तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम इस तरह लापरवाह नहीं हो सकते हो और उस पब्लिशर से बार बार अपनी फीस मांगते रहना, वरना वो तुम्हारी तनख्वाह भूल जाने का नाटक करेगा। तभी के थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तभी उसके दोस्त उसे हंसाते हुए कहते हैं कि तुम जब मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो और थोड़ा मजबूत बनो। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे दोस्त वापस से अपने स्टूडियो में काम करने के लिए आ जाते हैं और जब के अपना बैग उठाता है तो उसके बैग से हथौड़ी नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है क्या तुम यहाँ पर हथौड़ी लेकर आए थे, क्या तुम उस पब्लिशर का सिर फोड़ने वाले हो। जवाब में के कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कल रात को मैं अपनी कुर्सी सही कर रहा था, तभी शायद गलती से ये मेरे बैग में आ गई होगी। के की बात सुनकर उसका दोस्त वापस से कहता है ये हथौड़ी है, इनहेलर नहीं, जो गलती से आ गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम इसे ले आए हो तो मुझे दे दो, मैं इसे उधार ले लेता हूँ। मेरी कुर्सी की एक कील हल्की सी बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से मेरी फेवरेट पैंट फट गई और आज मैं नई पैंट पहन कर आया हूँ, इसीलिए मैं उसे सही कर लेता हूँ। कहते हुए उसका दोस्त उसकी हथौड़ी लेकर चला जाता है और के उसे बड़ी हैरानी से देखने लग जाता है। तभी टीवी से न्यूज़ चैनल्स की आवाज़ आ रही होती है कि कल शाम 5 बजे पुलिस को बांगना में एक सुनसान गोदाम में एक व्यक्ति की लाश मिली। प्रारंभिक रिपोर्ट में उसकी पहचान क्रेगपोल नाम से हुई है, जो केटी ग्रुप का सीईओ था। पुलिस फिलहाल सबूत जुटाने का काम कर रही है। इलाके के सभी सुरक्षा कैमरों की जांच की जा रही है और इसमें सभी शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी वहां पर मौजूद के का दोस्त बोलता है डेड बॉडी मिल गई इन्हें, और ये क्रैकपोल तो वही है ना जिसने हमारी कंपनी को धोखा दिया था, 40,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है कि कर्मों का फल उसे तुरंत मिल गया, उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ी। अगले सीन में हम फाट को देखते हैं जो डॉक्टर की बातों को याद कर रहा था, जो उससे कह रहे थे कि विक्टिम की मौत तो 24 घंटे पहले ही हुई है। इसका मतलब विक्टिम को पहले किडनैप किया गया, उसे टॉर्चर किया गया और फिर उसे मारा गया। तभी फाट इस बात को सोचकर कहता है कि 3 दिन किसी को टॉर्चर क्यों किया गया, जबकि वो उसे पहले ही मार सकता था। इसका मतलब क्रिमिनल क्रेगपोल को उसकी की हुई कुछ गलतियां याद दिला रहा था। फाट यही सब बातें बैठकर सोच रहा होता है और अपने घर पर अपने इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहा होता है। तभी उसे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे कहती है तुम आ गए। वो अपनी बहन को देखकर अपने इन्वेस्टिगेशन पर पर्दा डाल देता है। तभी फाट की बहन प्रेव वहां पर आते हुए कहती है कि अपनी हालत देखो, काम करते करते तुम ज़ॉम्बी की तरह लगने लगे हो, लो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। कहते हुए प्रेव फाट की तरफ नाश्ता बढ़ाती है। जवाब में फाट कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना मेरी परमिशन के अंदर मत आया करो। तभी प्रेव कहती है कि तुमने सुना नहीं, मैंने दरवाज़ा कितनी बार खटखटाया था और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी।
प्रेव की बात सुनकर फाट कहता है, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी फिर से? तभी प्रेव कहती है, नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे कल स्कूल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, लेकिन एक मीटिंग भी है जिसे मैं नहीं छोड़ सकती। प्रेव की बात सुनकर फाट कहता है कि तुम किस मीटिंग के बारे में बात कर रही हो? तभी प्रेव कहती है कि मुझे उनका ऑटोग्राफ चाहिए। कहते हुए वो एक मांगा फाट की तरफ बढ़ा देती है और कहती है कि कल आप मेरे लिए के का ऑटोग्राफ ले आना। तभी फाट इसके लिए मना करता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तभी प्रेव कहती है कि कल अगर मैं अपनी इंटर्नशिप में बिजी रही और मुझे के का ऑटोग्राफ नहीं मिला तो मैं किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे? तभी फाट उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। तभी प्रेव कहती है, क्या पक्का कर दोगे ना? तभी फाट कहता है, हाँ कर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। फाट की बात सुनकर प्रेव उसे खुशी से गले लगाती है और वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है तभी वो फाट के किए हुए काम को देखने की कोशिश करती है और वो पर्दा हटाने की कोशिश करती है। तभी फाट कहता है कि तुम इसे मत छुओ, तुम्हें इसे देखने की परमिशन नहीं है, तुम अभी छोटी हो और मुझे फ़िलहाल एकांत चाहिए। कहते हुए फाट प्रेव को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वापस से उसे दोहराता है कि दोबारा मेरी परमिशन के बिना यहाँ मत आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि के आईने के सामने खड़ा होकर अपने दोस्तों की बातें याद करता है, जहाँ हर कोई उससे यही कहता है कि तुम स्माइल किया करो, तुम अच्छे लगते हो। वहीं उसे पब्लिशर की बात याद आती है जो उसे कह रहा होता है कि ऑटोग्राफ दो और फेमस हो जाओ। उसकी बातें याद करके के बड़े ही क्रीपी तरीके से आईने में देखकर बड़ी ही क्रीपी और अजीब तरीके से स्माइल करता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि के की फैन साइन मीटिंग होती है, जहां मीडिया उसके बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि फेमस कॉमिक राइटर आज यहाँ आप सबसे मिलने आ रहे हैं, जिनकी कहानियाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी लाइन में हम देखते हैं कि फाट भी खड़ा रहता है, जो अपनी बहन के लिए के का ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था। तभी उसकी नज़र जाती है कि पूरा सेट और ऑटोग्राफ के लिए केवल 5500, जिसे देखकर फाट मन ही मन कहता है कि 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे के लिए इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। यहाँ वो अपनी बहन के बारे में बात कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि के को वहाँ स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ आते ही वो अपने सभी फैंस को हेलो बोलता है और वहीं हम देखते हैं कि फाट के से मिलने के लिए अपनी टिकट खरीद रहा होता है और वहाँ पर वो के मैनेजमेंट को बोलता है कि मैं मेरी बहन की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, वो घर पर है। तभी वो मैनेजमेंट की लड़की उससे उसका आईडी मांगती है। फाट अपना आईडी दे देता है और मैनेजमेंट पर बैठी लड़की उसे वीवीआईपी का टिकट दे देती है और कहती है कि आपको के का ऑटोग्राफ भी मिलेगा, साथ ही आपको उसके साथ एक फ़ोटो सेशन भी मिलेगा। जिसके जवाब में फाट कहता है कि क्या मुझे उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवानी पड़ेगी। ये सब फाट के लिए बहुत नया एक्सपेरिमेंट था, जो वो सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा था। तभी फाट अपने टिकट का पेमेंट कर देता है और जाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर के सामने उसके बाकी के फैंस खड़े थे। साथ ही साथ फाट मन ही मन बड़बड़ाता रहता है, कितना खतरनाक दिन है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी बहन एक दिन मुझसे ऐसा काम भी करवाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहीं फैन मीटिंग में खड़ा हुआ एक लड़का एक लड़की की स्कर्ट के नीचे से वीडियो बनाने की कोशिश करता है, जिसे फाट पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो वीडियो बना पाता, फाट उसे सबके सामने एक्सपोज कर देता है और उसे डांटता है कि तुम क्या कर रहे थे। वो लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ के की फ़ोटो ले रहा था, बाकी मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। तभी फाट गुस्से से कहता है के माय फुट, अपना मोबाइल दो, दिखाओ तुम क्या कर रहे थे। अभी वो लड़का वापस से अपने आप को बचाता हुआ झूठ कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी के स्टेज से नीचे उतर कर आता है और कहता है क्या हो गया, आप मेरे फैन से इस तरह कठोर होकर बात क्यों कर रहे हैं। तभी फाट कहता है कि इसका मोबाइल चेक करो। फाट की बात सुनकर के भी उसके साथ कॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है और उस लड़के से सवाल पूछता है। तभी वो लड़का
लड़का वापस से झूठ कहता हुआ बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे यहाँ से जाने दिया जाए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। कहते हुए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा फाट तो पुलिस ऑफिसर है, वो ऐसे कैसे किसी गंदे लड़के को बचकर जाने दे सकता था। इसलिए वो उस लड़के को अच्छे से दबोच लेता है और कहता है कि अपना फ़ोन दिखाओ तभी तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। लेकिन वो लड़का इतना आवारा होता है कि अपनी गलती बचाने के लिए एक वीपन वहीं पर निकाल लेता है, लेकिन फाट तो पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वो उस लड़के को वहीं पर धराशायी कर देता है और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लेता है और उसे सिक्योरिटी के हवाले कर कर वहाँ से बाहर धक्के दिलवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट और के एक साथ बैठे होते हैं, जहां पर के फाट से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि आज जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन फाट कहता है कि ऐसी दुर्घटना के लिए आपको अपने आप को कसूरवार नहीं कहना चाहिए, ऐसे गंदे लोग हर जगह मिल जाते हैं, इनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खैर छोड़ो, आगे हम देखते हैं कि दोनों बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक कैमरामैन आ जाता है और दोनों की साथ में फ़ोटो खींचने के लिए कहता है कि मैं एक प्रसिद्ध लेखक और आज के हीरो का फ़ोटो लेना चाहता हूँ। दोनों फ़ोटो देने के लिए खड़े हो जाते हैं। फोटोग्राफर उन दोनों की फ़ोटोज़ लेना शुरू करता है, जहाँ पर के इस तरह प्रिटेंड करता है जैसे कि फाट उसका फ़ैन है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। तभी के को ये सब करते देख फाट को बहुत अजीब लगता है और वो कैमरामैन को 2 फ़ोटो देने के बाद ही कहता है कि बस इतना बहुत है, ज़्यादा लाइट से मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कहते हुए वो दोनों कैमरामैन को वहाँ से भेज देते हैं। तभी फाट कहता है अब मुझे भी चलना चाहिए। कहते हुए वो जाने लगता है, तभी के उसे रोकता है और कहता है कि मैं पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं होते तो मैं भी एक मुसीबत में पड़ सकता था, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कर सकता हूँ क्या? जिसके जवाब में फाट कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी के उसे रोकते हुए वापस से बोलता है कि जब इस प्रोग्राम की तस्वीरें आ जाएंगी तब मैं आपको सेंड कर दूंगा। तभी के अपना एक पेन उठाता है और फाट के पीछे जैकेट पर अपना सिग्नेचर कर देता है। पहले तो फाट को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, वो उससे पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन के को लगता है कि वो उसका फ़ैन है, इसलिए वो जैकेट पर अपना सिग्नेचर कर देता है और कहता है ये मेरा ऑटोग्राफ है। के की ऐसी हरकत के बाद फाट उसकी तरफ पहले तो हैरानी से देखता है और फिर अपना जैकेट निकाल कर अपनी जैकेट को देखता है कि आखिर उसने उस पर क्या लिख दिया, और जो कुछ वो अपनी जैकेट पर देखता है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फाट को इतना कंफ्यूज देखकर के कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तभी फाट उसे समझाते हुए कहता है कि मैं दरअसल आपका कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं अपनी बहन की जगह पर यहाँ आया हूँ, वो नहीं आ सकी इसलिए उसने मुझे भेज दिया। जैसे ही के को ये सब पता चलता है तो वो फाट से माफ़ी मांगता है और कहता है कि दरअसल वो इस बारे में जानता नहीं था, और आपकी जैकेट की कीमत क्या है मुझे बता दो। तभी फाट कहता है इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अब इसकी कीमत तो मैं मेरी बहन से लूँगा, मैं ये आपका ऑटोग्राफ उसे बेच दूँगा, उसने मुझे धोखे से फ़ैन मीटिंग में भेज दिया। फाट की बातें सुनकर के को भी हंसी आ जाती है। यार सच में भाई बहनों का बॉन्ड तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है। हम देखते हैं कि वहाँ पर के की मैनेजमेंट टीम से एक लड़का आता है जो उसे बुलाने के लिए आया होता है। उस लड़के की बात सुनकर के उसके पीछे पीछे चल देता है। तभी जाने से पहले वो वापस से फाट की तरफ मुड़कर देखता है जहाँ से फाट जा चुका होता है, और के उसे लगातार देखे जा रहा होता है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फाट अपने डिपार्टमेंट वापस से आ जाता है जहां पर इन्वेस्टिगेशन का काम चालू होता है। तभी उसे देखकर वापस से नोब कहता है ऑफिसर क्या आपकी बैग पर किसी सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ है? क्या वो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़ास है? फाट नोब की बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि उस मामले में कोई नई जानकारी मिली क्या? तभी नोब कहता है कि लापता लोगों की फाइल में से यह मामला सबसे अलग है, क्योंकि इस बार जिसे किडनैप किया गया है वो कृषि मंत्रालय का पूर्व स्थायी सचिव था और उसको गायब हुए 48 घंटे हो गए हैं, और साथ ही जिसने उन्हें आखिरी बार देखा था उसने बताया कि उन्हें घर में ही देखा गया था। अब उनकी कार भी गायब है।
नोब की बातें सुनकर फाट कहता है 48 घंटे। अभी एक दूसरा इन्वेस्टिगेटर कहता है कि अपहरण और फिरौती का कोई नामो निशान नहीं है और उनकी स्थिति जो थी उसके कारण उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए होंगे। कीटनाशक नीति में पिछले साल क्या गड़बड़ थी। तभी फाट कहता है 48 घंटे, अब तक कोई भी फिरौती की मांग नहीं। इसका एक ही मतलब है कि ये केस बिल्कुल उस केस जैसा है जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, बिल्कुल क्रैकपॉल मामले की तरह। हत्या से एक दिन पहले 4 दिन लापता और 3 दिन कैद में रखना और चौथे दिन मार देना। 48 घंटे हो चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास अभी केवल 24 घंटे बाकी हैं और ये 24 घंटे हमें उस आदमी को बचाना होगा जो गायब हुआ है। तभी दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ये उसी सीरियल किलर का काम है। तभी फाट कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि उसे गायब हुए 48 घंटे हो गए हैं और अब हमारे पास 24 घंटे बाकी हैं या उससे भी कम। हमें हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। क्रैकपॉल मामले की तरह हत्या से पहले वो आदमी 3 दिन पहले लापता था। इसका मतलब है कि फ़िलहाल जो अभी किडनैप हुआ है उसके पास बहुत ज़्यादा कम वक्त बचा है। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करना होगा। और याद रखना, हम कोई लाश नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उस इंसान को जिंदा पकड़ना चाहते हैं जो अभी किडनैप हुआ है। फाट की बात सुनकर सारा डिपार्टमेंट अपने अपने कामों पर लग जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी छानबीन शुरू की जा चुकी होती है। जो आदमी गायब हुआ है उसकी फ़ोटोज़ हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जिससे कि उसके बारे में कोई सूचना मिल सके। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई सबूत नहीं मिलता, जो फाट को बहुत ज़्यादा निराश कर देता है। यार इसके चेहरे से ही कितना क्यूट लग रहा है ये। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट के पास एक कॉल आता है जहां उसे एक ऐसी सूचना मिल जाती है जिसके बारे में वो इंतज़ार नहीं कर रहा था। तभी फाट कहता है कि मुझे लोकेशन भेजो, मैं रास्ते में हूँ। तभी हम देखते हैं कि फाट अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ वहीं पर आ जाता है जहाँ पर उस किडनैप किए हुए विक्टिम की बॉडी को रखा गया था, जहाँ एक खेतों के बीचों बीच उसकी बॉडी को ऐसे काट कर पटका गया था जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसके हाथ बेड़ियों से बांधे गए थे, साथ ही उसके पैरों में भी बेड़ियां डालकर उसे कसकर बांधा गया था। उसे इतनी भयंकर तरह से मारा गया था। उस लाश को देखकर फाट कहता है कि वो लोग यही चाहते थे कि हम इस शव को ढूंढें। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि के वापस से अपनी नींद से जागता है। नींद से उठते ही वो वापस से बाथरूम में जाता है और आईने में अपने आप को देखकर वापस से स्माइल करने की कोशिश करता है। बड़े ही अजीब और रहस्यमय तरीके से वो स्माइल करने की कोशिश करता है और ये सब बहुत अजीब लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी बहन सोफ़े पर लेटी रहती है। उसे देखकर फाट कहता है कि क्या मुझे की कार्ड हटा देना चाहिए। फाट की बात सुनकर उसकी बहन कहती है मैं आपका पूरे दिन इंतज़ार करती रही, आप तो अगली सुबह आ रहे हैं, और के का ऑटोग्राफ कहाँ है जो मैंने आपको लाने के लिए बोला था। जवाब में फाट कहता है तुम इसका करोगी क्या? वेल ये मेरी जैकेट पर है। कहते हुए फाट अपनी जैकेट उतारकर अपनी बहन की तरफ फेंक देता है। जैसे ही उसकी बहन उस जैकेट को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उछलने लग जाती है, जैसे तो पता नहीं उसे क्या मिल गया था। और वो बोलती है क्या आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था? ये तो बहुत बड़ा ऑटोग्राफ है, मैं ऐसा ही तो चाहती थी। और ये आपने कैसे किया? आपको इतना बड़ा ऑटोग्राफ कैसे मिला? और यहाँ पर तो उसने बिल्ली भी बनाई है। तभी फाट उससे अपनी जैकेट छीन लेता है और कहता है पहले इसके 13,500 दो। इतनी ज़्यादा कीमत सुनकर उसकी बहन प्रेव कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है और फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग चल रहा है और आप मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, मुझे ये दे दो। आप सच में बहुत ज़्यादा महंगी कीमत लगा रहे हो, मैं तो आपकी बहन हूँ ना, और आप मेरे साथ इतना रूड कैसे हो सकते हो? प्लीज़ मुझे वो दे दो। तभी फाट कहता है लाओ कीमत दो, वरना मैं इसे वॉशिंग मशीन में डालने के लिए जा रहा हूँ। सच कहूँ ना तो इस दुनिया के सारे भाई एक जैसे हैं। खैर फाट अपनी जैकेट लेकर वहाँ से उसे वॉशिंग मशीन में डालने जाने का नाटक करता है। तभी प्रेव उसे वापस से रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा कम पैसा है, मैं कंगाल चल रही हूँ, तुम मुझे ये जैकेट दे दो ना, मैं तुम्हें किस्तों में भुगतान कर दूँगी। तभी खुश होकर फाट कहता है हाँ ज़रूर, किस्तों में तो मैं तुम्हें ये दे ही सकता हूँ, लेकिन समय से किस्त भरना मत भूलना। कहते हुए फाट उसे वो जैकेट दे देता है। प्रेव पहले तो उस जैकेट को देखती है और फिर खुशी से बहुत ज़्यादा उछलते हुए बोलती है मेरा बॉक्स
बॉक्स सेट कहाँ पर है। तभी फाट उसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ पैकेट दिखाता है और कहता है 5,000। इतना कहकर फाट हंसने लग जाता है और कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, रखो ये सब तुम्हारा ही है, तुम फ्री में रखो। कहते हुए फाट उसे वो सारी चीज़ें दे देता है और अपने कमरे में आ जाता है। फाट अपने कमरे में जाकर वापस से इन्वेस्टिगेशन पर काम करना शुरू कर देता है, जहां पर वो उसी डेड बॉडी को देखता है जो आज उसे मिली थी। साथ ही वो उसके आसपास की चीज़ों को भी मेज़र करने की कोशिश करता है और साथ ही वो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सोचता है कि कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पर वापस से उसकी बहन आ जाती है। तभी फाट वापस से उसे कहता है कि तुम इन सब को देखने के लिए भी बहुत छोटी हो। तभी वो कहती है लेकिन मैं सिर्फ एक झलक देखना चाहती हूँ। लेकिन तभी वो फाट वापस से मना कर देता है। तभी प्रेव कहती है ऐसा सेम सीन मैंने मांगा में देखा है। तभी फाट कहता है जाओ यहाँ से वरना मारूंगा, ये फालतू की बातें हैं। कहते हुए वो अपनी बहन को जाने के लिए बोलता है और कहता है मैं भी सोऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। उसकी बहन उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है लेकिन फाट ये सब उसका बचपना समझता है और कहता है कि अगर तुम नहीं गई तो मैं वो जैकेट वापस ले आऊँगा। तभी प्रेव कहती है हिम्मत भी मत करना ऐसा कुछ करने की। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेव अपने कमरे में आ जाती है और फाट की जैकेट के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाती है जिस पर के बहुत सारे ऑटोग्राफ थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी ब्रेव जाकर बेड पर लेट जाती है और अपने आसपास फ्रेम ढूंढने के लिए गूगल से पूछती है। तभी उसे वो फ़ोटो याद आ जाती है जो उसने अभी फाट के कमरे में देखी थी और जो साइन उस लाश पर बना हुआ था, जिसे देखकर वो एकदम से होश में आते हुए बोलती है नेक्रोस। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेव अपने इंटरव्यू के लिए बैठी होती है और जैसे ही उसका नंबर आता है और वो उठ के जाने वाली होती है, उसके हाथ से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो उसके डॉक्यूमेंट्स उठाने में मदद करती है और पूछती है क्या तुम नर्वस हो। जवाब में प्रेव बस हल्का सा हाँ में गर्दन हिला देती है। वो लड़की कहती है कि जल्दी मत करो, बस गहरी सांस लो, स्माइल करो और देखना सब कुछ ठीक होगा। प्रेव उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम प्रिम है। और यहाँ पर प्रेव अपना नाम बताती है कि मेरा नाम प्रेव है। तभी वो लड़की कहती है कि विश्वास रखो, इंटरव्यू में बस अपने मन की बात कह देना, इससे तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा और अपनी पूरी कोशिश करना। अगले एपिसोड में देखते हैं कि प्रेव अपने इंटरव्यू के लिए जाती है। अच्छा, मतलब इस सीरीज में ये भी है, सारे BL एक्टर भर दिए लेकिन सीरीज ब्रोमेंस है। चलो हम आगे देखते हैं। थुन प्रेव से कहता है कि तुम्हारा सरनेम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें तुम्हारे सरनेम से कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे दिमाग की ज़रूरत है और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम वही हो जिसने पिछले साल 11th क्लास में मेरे लेक्चर में खड़े होकर कहा था कि मुझे मीडिया की मोरालिटी पर ध्यान देना चाहिए। तुम उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी लग रही थी लेकिन आज वो आत्मविश्वास कहीं खोया है। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, मुझे कोई ऐसी न्यूज़ सुनाओ जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊँ, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो दरवाज़ा उधर है, तुम जा सकती हो। उसकी बात सुनकर प्रेव थोड़ी देर तो कुछ सोचती है। तभी वो कहती है टीवी पर अभी जो सीरियल किलर का मामला चल रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उसी तरह का एक अंडरग्राउंड वेबटून है जो मैंने मांगा में पढ़ा था। थुन पूछता है उसका नाम क्या है। प्रेव जवाब देती है नेक्रोस। तभी हम देखते हैं कि प्रेव का इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। वो जब बाहर आती है तो वही लड़की प्रिम उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तभी प्रेव थोड़ी देर तो चुप रहती है और फिर खुशी से बोलती है थुन को मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने मुझे हायर कर लिया, उन्हें मेरे विचार बहुत शानदार लगे। तभी प्रेम उसे थैंक यू बोलती है। तभी प्रिम भी कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम ये कर सकती हो, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। कहते हुए वो उसे थम्स अप देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुत वापस से अपनी इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर नोब आता है और कुछ साइको लोगों के डॉक्यूमेंट्स पुत को देता है। पुत उन्हें देखकर पढ़ता है और निराशा से कहता है कि जितने भी लोग मरे हैं उनमें आपस में कोई समानता नहीं है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। ये केस तो और ज़्यादा उलझ गया है। सब इस बारे में बात ही कर रहे थे। तभी टीवी पर न्यूज़ चैनल से उसी सीरियल किलर के बारे में खबर आनी शुरू हो जाती है और बताया जा रहा था कि जिस हत्यारे को पुलिस अभी तक खोज रही है, हमारी रिसर्च से पता चलता है कि वो सीरियल किलर नेक्रोस मांगा के लिखे हुए विजन को कॉपी करता
होता है और हम नहीं जानते हैं कि ये कितना सच है या कितना झूठ। इस पर आप खुद फैसला लें। जिसके बाद टीवी पर उस मांगा के कुछ पेजेस और मर्डर केसेस से निकली कुछ तस्वीरों को एक साथ दिखाया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, जिसे देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। और तभी पुत को भी याद आता है कि उसकी बहन ने यही तो कहा था। तभी न्यूज़ रिपोर्टर थुन बोलता है कि ये मांगा किसने लिखी है इस बारे में कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानता कि और कितनी मौत होगी। इनके सवालों के जवाब किसके पास है कोई नहीं जानता। आगे हम देखते हैं कि पुत के डिपार्टमेंट के लोग इसे बकवास और मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। तभी पुत कहता है कि ये कॉमिक किसने लिखे है उस बारे में पता लगाओ और जो इसका पब्लिशर है उसके बारे में भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये खबर के तक भी पहुँच जाती है, जहाँ नेक्रोस मांगा पर आधारित जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके बारे में मीडिया में चारों तरफ बातें चल रही हैं, जिसे देखकर एक पल के लिए के बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। यहाँ हमें के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो ज़रूर कोई तो बात जानता था। आगे हम देखते हैं कि के वापस से अपने कोंडो में आता है और उसी मांगा को ढूंढता है जिसका नाम नेक्रोस था। उसमें से वो पेंटिंग्स निकालता है और उन्हें उलट पलट के देखता है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ नज़र आता है। आगे हम देखते हैं कि पुत अपने घर पहुंचता है और दरवाज़ा उसकी बहन खोलती है और जैसे ही वो अंदर आता है उसकी बहन उससे नाराज़ होने का हल्का सा नाटक करती है और अपने भाई को डांटते हुए बोलती है कि मुझे लगता है आपने खबर देख ली होगी। तभी पुत कहता है हाँ मैंने देख ली। तभी प्रेव कहती है कि आप मेरी कभी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी और देखो आपने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन वही खबर का यूज़ जब मैंने आज अपने इंटरव्यू में किया तो मुझे जॉब मिल गई और आज मेरी ही दी हुई खबर टीवी पर दिखाई जा रही है। जिसके जवाब में पुत पहले तो मुस्कुराता है और फिर अपनी बहन से माफ़ी मांगते हुए कहता है अच्छा मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, अब मुझे उस मांगा के बारे में बताओ। प्रेव पहले तो अपने भाई को मना कर देती है। तभी पुत कहता है अच्छा मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, अगली बार से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे उस मांगा के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या तुम मुझे वो भेज सकती हो। तभी प्रेव उसकी बात मानते हुए कहती है अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे वो मिल जाएगी मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, आपको वो जैकेट मुझे मुफ्त में देनी होगी। तभी उसकी बात सुनकर पुत कहता है कि रख लो तुम उस जैकेट को। आगे हम देखते हैं कि प्रेव उस मांगा के बारे में पुत को बता रही होती है। तभी पुत कहता है कि इसका राइटर कौन है। तभी प्रेव से उसे पता चलता है कि कोई मिस्टर किलर नाम का एक राइटर था जो फ़िलहाल अभी कोई राइटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी वो मांगा पढ़ने वाले लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। पुत प्रेव की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और पूछता है क्या तुम मुझे इस राइटर के बारे में डिटेल में कुछ बता सकती हो। तभी प्रेव कहती है कि उसने कभी अपने आप को दुनिया के सामने उजागर नहीं किया, उसे कोई चेहरे से नहीं जानता है, लेकिन वो डार्क फैंटेसी लिखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था जिसके लिए उसे जाना गया। फ़िलहाल वो अपने काम से दूर है, लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं पब्लिकेशन हाउस से पता करके उसके बारे में बताती हूँ। प्रेव की बात सुनकर पुत बस हाँ में गर्दन हिला देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि के अपनी उसी मांगा जिसका नाम नेक्रोस था उसे बाथरूम में खड़ा होकर डस्टबिन में डालकर आग लगा देता है, जैसे कि वो कोई सबूत मिटाना चाह रहा हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुत अपने ऑफिसर्स के साथ एक पब्लिकेशन हाउस के बाहर खड़ा था, जिसके साथ नोब और एक दूसरा इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर और था, जहां नोब उसे कहता है कि यही आखिरी बचा है, बाकी हमने सारे देख लिए, कहीं पर कोई सुराग नहीं मिला। आगे हम देखते हैं कि पब्लिकेशन हाउस के अंदर जाते ही पुत की मुलाकात के से हो जाती है, जिसे देखकर के बोलता है दुनिया बहुत छोटी है, उस दिन के हीरो से मेरी मुलाकात हो ही गई जिसने मुझे बचाया। बदले में पुत कहता है नहीं इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी फैट वहाँ पर अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम फैट है और आप मुझे यही कहकर बुला सकते हैं, मुझे हीरो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच में स्वीट कन्वर्सेशन चल रहा था। तभी फाट पूछता है क्या आप यहीं पर काम करते हैं। जवाब में के हाँ में गर्दन हिला देता है और कहता है कि मैं यहाँ मांगा राइटर हूँ, मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर फैट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी फाट कहता है कि मैं यहाँ किसी से मिलने के लिए आया था, लेकिन आपसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा। कहते हुए वो हल्की फुल्की मजाक करते हैं। तभी के पूछता है उस जैकेट का क्या हुआ जिस पर मैंने साइन किया था। फाट कहता है कि वो मैंने अपनी बहन को दे दिया और उससे
और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मुनाफे के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे वाकई में एक ऐसा मुनाफा हुआ है जो मैं सोच नहीं सकता था। तभी के कहता है कि चलो मेरे ऑटोग्राफ से कोई तो मुनाफा हुआ आपको। तभी हम देखते हैं कि फाट और के बात करते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। लिफ्ट बंद हो पाती तभी वहाँ पर नोब आ जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर सर, पब्लिशर यहीं पर मौजूद है। और यहाँ नोब की बात से पहली बार के को पता चलता है कि फाट एक पुलिस इंस्पेक्टर है। मतलब बॉस्टन, तेरी टाइमिंग ही बुरी है, ऐसे टाइम पर बताना ज़रूरी था क्या? वेल, अगले सीन में हम देखते हैं कि फाट की हकीकत जानकर के बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और घबराने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी जाएगी। तभी हम देखते हैं कि फाट आगे आगे चलता रहता है और उसके पीछे बड़े मिस्टीरियस तरीके से के भी चलता रहता है। तभी हम आगे देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम वहाँ पर किसी से बात कर रही होती है और पब्लिशर विचाई के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर वो लड़की कहती है, क्या कोई बात है, क्या कोई ज़रूरी काम है? तभी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं, दरअसल हम इस मांगा के राइटर को जानना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। जब भी वहाँ पर वो पब्लिशर आ जाता है और के की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलता है कि ये लोग हमारे कलाकार से मिलने के लिए आए हैं। उनकी बात सुनकर बाकी के डिपार्टमेंट के लोग पब्लिशर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन के अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है और एक दवाई खाना शुरू कर देता है जो शायद एंजाइटी अटैक की थी। वो दवाइयाँ खोलकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट की वजह से उसकी सारी दवाइयाँ उसके हाथ से छूटकर वहीं बिखर जाती है। कि उन दवाइयों के पास जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पर आता हुआ फाट दिखाई देता है, जो बिना कुछ कहे बस के की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वो कुछ नहीं कहता और बस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एपिसोड की एंडिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के और फाट एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचाकर अपने अपने रास्ते पर रवाना हुए थे। तब के बार बार पलट कर फाट को देख रहा था और फाट सिर्फ अपने रास्ते की तरफ जा रहा था। तभी फाट के पास एक फ़ोन आता है, जहां उससे डिपार्टमेंट की तरफ से पता चलता है कि वापस से एक और नया आदमी किडनैप हुआ है। तभी फाट कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। कहते हुए फाट अपना कॉल काटता है और जाते वक्त फाट भी एक बार मुड़कर के की तरफ देखता है, जहाँ पर के उस मैनेजमेंट टीम वाले लड़के के पीछे पीछे जा रहा होता है। फाट वापस से अपनी जैकेट को उतार कर देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि उसने तो पीछे हार्ट बना दिया। कहते हुए वो बड़े ही स्टाइल से उस जैकेट को फुल कॉन्फिडेंस से पहनता है और पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। यहीं हमारा प्यारा सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।